नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज संपन्न हो गई। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया, 1 किलोमीटर तक रोड शो किया। सवाल उठे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं। 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद 2024 में आम चुनाव ड्यू है। लिहाजा संदेश साफ साफ है कि हमें जीतना है, हर हाल में जीतना है, लोगों से जुड़ना है। आज की बैठक में जो महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 93 की चुनौती बताई जा रही है। ये 93 कहाँ से आया आंकड़ा, ये कौन सा आंकड़ा है और क्या है ये चुनौती? तो आपको बता दें कि इस साल यानी कि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें कि कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और बाकी राज्य उत्तर पूर्व के हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे सीधे सीधे कांग्रेस से मुकाबला है। तो विधानसभा चुनाव तो जितना है हर साल, विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जो है बीजेपी के लिए है वो है आम चुनाव 2024, क्योंकि बंगाल और बिहार में बीजेपी का गणित थोड़ा अभी गड़बड़ दिख रहा है। ऐसे में जो 93 का आंकड़ा आया है वो उन 4 राज्यों की लोकसभा सीटें हैं जहां पे कि बीजेपी बम्पर मेजॉरिटी से आई थी पिछले चुनाव में। मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें, राजस्थान में 25 है और छत्तीसगढ़ में 11 है। इन सब का टोटल बैठता है 93। ये 93 का चक्कर है जो जेपी नड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 9 राज्यों का विधानसभा चुनाव देखना है और इसमें जो खास विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है, राजस्थान को लेकर के उतनी चिंता नहीं है क्योंकि कांग्रेस में खुद ही फूट है, मतभेद है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद सबको पता हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जो चुनाव वो हार गई थी, बाद में वो बाजीगर बनी और वहाँ पे सत्ता में आई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही कर्नाटक में बोमई मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे थोड़ा पेंच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो उनका एक्सपेरिमेंट होता है कि फेस बदल दो, तो कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी सरकार घिरी है फेस बदला जा सकता है, मुंबई जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और राज्यों के लिए भी अलग अलग रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी की खास बात यह है, एक चुनाव निपटता है, चाहे चुनाव वो जीतती है या हारती है, दूसरे की तैयारी शुरू कर देती है। गुजरात में जैसे उसे इतनी बड़ी जीत मिली है, अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत। हिमाचल में जो हारी है वो महज 37,000 वोटों से हारी है, वो सत्ता से बाहर हुई है। हालांकि हार हमेशा हार होती है, चाहे 1 वोट से हारे हों, चाहे 37,000 से आप सत्ता से दूर रह गए हों, उसका उसे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि काश हिमाचल जीत गए होते तो कितना अच्छा होता, संदेश कितना दूर तक जाता। वैसे ही 2023 जेपी नड्डा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए, यदि इसको तिकड़ी मान ले थोड़ी देर के लिए, तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि ये जो माना जाएगा ये सेमीफाइनल माना जाएगा और सेमीफाइनल का संदेश जो है सीधे सीधे फाइनल पर असर डालता है। तो उस लिहाज से ये सबसे बड़ी चुनौती है 2023 की, जिसके लिए बीजेपी अभी से कसरत में जुट गई है। और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें इन चुनावी राज्यों से बहुत सारे प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे, कुछ हटाए जाएंगे, संगठन में लाए जाएंगे और इसके अलावा जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां उन राज्यों में भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। आपको बता दें कि कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश, दोनों जगह बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, बीच में आकर के उसने खेल किया और कर्नाटक में भी सत्ता में वापसी की और मध्य प्रदेश में भी सत्ता में वापसी की। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो हार गए थे, तेलंगाना में वो हार गए थे, लेकिन इन दोनों राज्यों से भी सत्ता चली गई थी, बाद में वो सत्ता पे काबिज हुए। तो ये चुनौती है इनके लिए। अब क्या है 2024 की प्लानिंग? अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा। ना तो हिंदुत्व छोड़ने वाले हैं, ना राष्ट्रवाद और ना ही मंदिर। आपने बिहार की एक आवाज सुनी होगी जिसमें मंडल और कमंडल की बात की गई। 90 की दशक को याद कीजिए, 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी और 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो यात्रा लेकर निकले थे सोमनाथ से अयोध्या के लिए। बीच में लालू यादव यानी बिहार में उनको गिरफ्तार करा लिया था। वो मंडल और कमंडल की राजनीति
कही जाती है। अभी बिहार में जो चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है, जिस तरीके से उन्होंने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई और दोहे को लेकर के सवाल उठाया और उसे विभाजनकारी व नफरत फैलाने वाला बताया, उसके बाद जो जगदानंद सिंह जो आए सामने, जो बिहार आरजेडी के अध्यक्ष है, और उन्होंने फिर से मंडल कमंडल वाली बात कह दी कि कमंडल को नहीं चलने दिया जाएगा, तो एक तरह से वो उस लड़ाई को फिर से इशारों में ये कहना चाहते हैं कि मंडल क्या, मंडल जो है उनके नेतृत्व में 70 के दशक में एक कमीशन बना था पिछड़ों के बारे में स्टडी करने के लिए। उसने स्टडी करके सिफारिश की थी, उसी सिफारिश के आधार पर बीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था, पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था। ये बात है मंडल की। कमंडल क्या, कमंडल वो जो सोमनाथ वाली यात्रा है वहाँ से शुरुआत होती है। दोनों ने भारतीय राजनीति में असर डाला। आप गौर फरमाइए कि 1990 के दशक के बाद किस तरीके से भारत की राजनीति में पिछड़ों का प्रभाव बढ़ा। लालू मुलायम के अलावा तमाम राज्यों में पिछड़े मुख्यमंत्री हो गए और केंद्रीय राजनीति में भी पिछड़ों का प्रभाव बढ़ा, पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये ठीक है कि उसमें क्रीमी लेयर का प्रोविजन किया गया। ठीक इसी तरीके से वही राम रथ, वही मंदिर जो जिसको कमंडल बोल रहे हैं संकेतों में, उसने जो बीजेपी 1984 में सिर्फ 2 सीट जीती थी, वो जो है आज सत्ता में है 303 के साथ अपने दम पे। ठीक है कि एनडीए की सरकार है, लेकिन अपने दम पे भी वो सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने में सफल हुई है बीजेपी। तो मंडल और कमंडल ने जो 90 के दशक में असर डाला था, एक बार फिर से उसको हवा दी जा रही है। और इधर से भी कमंडल वाली बात सीधे ना कह करके राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है कि देखिए हमने राम मंदिर बना दिया। जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, इन पे आरोप लगता था, उनको तारीख भी बता दी और मंदिर भी बन करके तैयार हो गया। तो ये तो कह ही सकते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और धर्म, ये तीनों की तो छौंक रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने जो तैयार की है, अपनी फेहरिस्त तैयार की है, और पता है कि इन स्कीम्स का उसे फ़ायदा मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, फ्री में अनाज जो कोरोना काल के दौरान लागू हुआ, स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय, इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना है वो जो सारी की सारी उज्ज्वला योजना है, वो ये सारी स्कीम्स एज इट इज है। तो उस पर भी इनका जोर रहेगा कि देखिए सड़कों का जिस तरीके से जाल बिछाया है, वंदे भारत शुरू किया है, तो वो सारा के सारा रहेगा, लेकिन बिना इसकी छौंक के जो है काम नहीं चलेगा। इसलिए इधर से कमंडल की तैयारी हो रही है और उधर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना या कहें सर्वे के लिए आदेश दिया है सिर्फ बिहार में अलग से, और जातिगत जनगणना को लेकर के मामले को तूल दिया जा रहा है, उसको भी आप मंडल शब्द बोल सकते हैं। तो ये है 2024 में मंडल और कमंडल के आपस में भिड़ने की कहानी। और उससे पहले 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सेमीफाइनल होगा। देखना यही है कि बीजेपी कितना अपने रणनीति में कामयाब होती है और कितना विपक्ष, क्योंकि विपक्ष घेरने के लिए एक मंच पे आने को तैयार है। राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार सबके अगुआ बनना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को मैं करूँगा, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मैं करूँगी, और जो के चंद्रशेखर राव हैं वो कह रहे हैं कि मैं करूँगा। अब विपक्ष आ जाए तो बड़ी बात, फिर तो थोड़ी घेराबंदी होगी, और यदि नहीं आ पाए तो फिर तो उसका रास्ता आसान हो ही जाएगा। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।